मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आपके कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सेंसरशिप पर जेएस मिल के विचार हमने समझा दिया आपको। और क्वेश्चन नंबर टू, स्वतंत्रता का अर्थ तथा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो के अंदर हम बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैंने पहला और दूसरा पार्ट बनाया था, अब इस तीसरे पार्ट के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते देरी ना करते हुए। तो भैया हमारा तीसरा जो प्रश्न होगा वो है, बहुसंस्कृतिवाद से क्या तात्पर्य है, या फिर बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हो। तो देखो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका मल्टीकल्चरलिज्म है यानी कि बहुसंस्कृतिवाद है, एक आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा है जो समाज में विद्यमान विभिन्न संस्कृतियों को, भाषाओं, धर्मों और जीवन शैलियों की सह अस्तित्व और समान मान्यता पर आधारित है। कहा जाता है कि अगर जैसे हम बात करते हैं ना बहुसंस्कृतिवाद यानी कि बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाकर, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जीवन शैली सबको मिलाकर, यानी कि विविधता को जो है समस्या नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या है कि अलग अलग जो विभिन्न तबके के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानते हैं, अलग अलग भाषाओं को मानते हैं, धर्मों को मानते हैं, वो सभी यानी कि विविधता में एकता, है ना। तो ये जो है बहुसंस्कृतिवाद क्या है, वो एक सामाजिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है इसको। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में इसका अर्थ है क्या, वास्तविकता में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो हम क्या लिखेंगे अपने एग्जाम में। तो बहुसंस्कृतवाद का अर्थ है एक ही राज्य या समाज में रहने वाले अलग अलग सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों को अपनी पहचान बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि जिस समाज में या जिस राज्य में आप रहते हो, वहाँ पर चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार की भाषा बोलता हो, तो उसे अपनी पहचान बनाए रखने का और उसको विकसित करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसका उद्देश्य केवल सहनशीलता नहीं बल्कि सभी संस्कृतियों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करना है। ये नहीं कि आप उसे टॉलरेट कर रहे हो कि हाँ भाई वो मुस्लिम है या फिर वो सिख है या वो ईसाई है, बल्कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो समाज में, है ना। तो ये सभी संस्कृतियों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है, बहुसंस्कृतवाद कहलाता है। क्लियर है। अब हम इसकी बात करेंगे इसके पॉइंट की कि बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं कि जो सांस्कृतिक विविधता की संस्कृति पर बल देता है। सबसे पहली चीज तो ये अलग अलग, जो मैंने बताया था आपको कि इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, सभी को जो है इसमें वो बल देता है। यह अल्पसंख्यक समूह की पहचान है, परंपराओं और मूल्यों की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत सबसे मेन चीज जो है कि नागरिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक अधिकारों को भी महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है कि भाई बहुसंस्कृतिवाद जो है उसका महत्व बताइए। तो बहुसंस्कृतिवाद सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है और भेदभाव का बहिष्कार को कम करता है। यानी कि जो भेदभाव है, अगर हम बहुसंस्कृतिवाद को अपनाते हैं तो क्या होगा कि जो समाज में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसको खत्म किया जाएगा ना, वो उसको खत्म करते हैं हम लोग। ये विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अगर हम बात करें कि अलग अलग जो समुदाय हैं, अगर हम बहुसंस्कृतिवाद को अपनाते हैं तो सभी के बीच में सहयोग बढ़ेगा और समाज में हर एक व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना ये कहकर की जाती है कि राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है, क्योंकि अगर राष्ट्र अलग अलग समूह में बटेगा तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्र की जो एकता है वो कमजोर हो जाएगी। कुछ आलोचकों का मानना ऐसा है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बोला जाता है कि विविधता में ही एकता है और बहुसंस्कृतिवाद विविध समाजों के लिए एक आवश्यक और सकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है। और उचित संतुलन के साथ यह न केवल सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को भी मजबूत बनाता है। तो ये वाला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम में है तो अभी देखो टाइम है नहीं मेरे पास, बाकी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कल के एग्जाम के लिए।
नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका अवसर की समानता और परिणाम की समानता की अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए। जो अवसर की समानता होती है और परिणाम की समानता, यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो रखा है। परिणाम की समानता की जो अवधारणा है इसका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, समानता राजनीतिक दर्शन की एक मूल अवधारणा है। समानता जो है वो राजनीतिक दर्शन की एक मूल अवधारणा है और लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख आधार भी माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में समानता को केवल कानून के समक्ष समानता तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि किसी भी रूप में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर जगह देखा गया है। और इसी क्रम में अवसर की समानता और परिणाम की समानता की अवधारणा विकसित हुई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सामाजिक न्याय यानी कि समाज में न्याय, समान अवसर सुनिश्चित कराना है। ठीक है। तो अवसर की समानता और परिणाम की जो समानता है इसका मतलब क्या है? इसका विकसित होने का अभिप्राय है कि समाज के अंदर न्याय बना रहे, समान अवसर मिले सबको। ठीक है। अवसर की समानता की अवधारणा क्या है? तो अवसर की समानता का अर्थ होता है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार का अवसर मिले, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, राजनीति में भागीदारी हो, किसी भी प्रकार का अवसर हो उसको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? अवसर की समानता। इस अवधारणा के अनुसार राज्य का कर्तव्य है वह सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए। जो राज्य है उसका कर्तव्य क्या है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को जो है बिल्कुल इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ सके। यह अवधारणा उदारवादी विचारधारा से संबंधित है और योग्यता तथा प्रतिस्पर्धा पर भी बल देती है। उदारवादी विचारधारा यानी कि दयालुता, ठीक है, मान सम्मान वाली विचारधारा। अब इसके परिणाम की देखते हैं। परिणाम की जो समानता की अवधारणा है वो क्या है? परिणाम की समानता का अर्थ है समाज में केवल अवसर ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिणामों में भी समानता होनी चाहिए। सिर्फ अवसर मिलने की समानता नहीं कि भाई आप चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से आपको अवसर मिल रहा है, बल्कि समाज में आर्थिक जो रूप है वो भी सबका बराबर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल समान अवसर प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी समान नहीं होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये सब चाहते हैं कि वो बिल्कुल क्या हो, उसमें भी बिल्कुल इक्वलिटी हो। इस अवधारणा के समर्थकों का तर्क माना जाता है ऐतिहासिक अन्याय, गरीबी, वंचना के कारण कुछ वर्ग अभी भी पीछे हैं, जिनके साथ आज भी भेदभाव होता है और वो पूर्ण रूप से जो है सबके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है। और उनके लिए जो कुछ उपाय दिए गए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, रिजर्वेशन जैसी जो सुविधाएं हैं वो बनाई गई हैं, ताकि वो भी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के अंदर अपने आप को मजबूत कर सकें। अवसर की समानता और परिणाम की समानता में अंतर क्या है? अवसर की समानता प्रारंभिक स्थिति में समानता पर बल देती है, जबकि परिणाम की समानता क्या है? अंतिम स्थिति में महत्व देती है। ठीक है। पहली अवधारणा व्यक्तिगत प्रयास और योग्यता पर आधारित है, जबकि दूसरी में क्या है? सामाजिक न्याय और समान परिणाम पर बल देती है। तो ये रीड करते ही आपको समझ आ रहा होगा। आलोचनात्मक विश्लेषण अगर हम बात करें तो अवसर की समानता की आलोचना ये कहकर की जाती है कि वे सामाजिक असमानताओं की उपेक्षा करती है। वही परिणाम की समानता की आलोचना यह है कि इसके अंतर्गत ना व्यक्तिगत प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है, इसलिए दोनों अवधारणाओं की अपनी सीमाएं अलग अलग हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि अगर हमें एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के लिए अवसर की समानता और परिणाम की समानता दोनों आवश्यक है, तो आधुनिक राज्य का उद्देश्य दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्रीडम है यानी कि स्वतंत्रता है, समानता है और सामाजिक न्याय एक साथ सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है ना? अब देख लीजिए हमारा, इसके बाद में वही जो मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं मुझसे। 8700401498।
इस पर आप पीडीएफ लिख कर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतावाद का विचार विभेदक व्यवहार का समर्थन करता है, स्पष्ट कीजिए। अब ये समतावाद है क्या, ठीक है, और ये किस विचार की बात कर रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, समतावाद राजनीति दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा में है, जिसका मूल उद्देश्य समाज में वास्तविक और न्यायपूर्ण समानता की स्थापना करना है। समतावाद का मतलब ये है कि जो हमारा समाज है उसके अंदर पूर्ण रूप से वास्तविक और न्यायपूर्ण समानता की स्थापना हो। ये जो पॉइंट है वो आपका समतावाद कहलाता है। समतावाद केवल सभी के साथ समान व्यवहार पर बल नहीं देता, बल्कि ये मानता है कि जो समाज में आर्थिक ऐतिहासिक असमानताएं हैं उनको समाप्त भी करना है, ठीक है। अब समतावाद का अर्थ देख लो। समतावाद का अर्थ है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान सम्मान मिले, समान मूल्य, समान अवसर प्राप्त हो, और इसका लक्ष्य केवल औपचारिक समानता नहीं, यानी कि फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं करता, बल्कि जो सब्सटेंटिव है, यानी कि जो वास्तविक है, उसकी समानता की बात करते हैं, तब ताकि सभी व्यक्ति समान स्तर पर जीवन जी सकें। अब इसका अर्थ देखते हैं कि विभेदक व्यवहार का अर्थ क्या है। तो विभेदक व्यवहार का अर्थ है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के साथ उनकी असमान परिस्थितियों, आवश्यकताओं और पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाए। यह नकारात्मक भेदभाव नहीं, बल्कि सकारात्मक और न्यायोचित व्यवहार होता है। यानी कि समझो दोबारा, देखो, विभेदक व्यवहार का अर्थ है समाज में अलग अलग व्यक्तियों या समूहों के साथ में उनकी असमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं और पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे कोई अगर हैंडीकैप है, तो अगर हम उसको लिफ्ट से जाने की अनुमति दे दें और हम लोग स्टेयर्स से जाएं, तो इसमें कोई मतलब ये नहीं कि गलत हो जाएगा, बल्कि ये क्या है, हम उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करें क्योंकि वो उनको जरूरत है। ये नकारात्मक भेदभाव नहीं है, बल्कि सकारात्मक और न्यायोचित व्यवहार भी माना जाता है, ठीक है, कि हमारे से ज्यादा उनको जरूरत है, तो उनके आधार पर उनकी व्यक्तिगत और समूहों की जो उनकी एक्चुअल नीड है उनको देखते हुए उनके साथ व्यवहार करना, ठीक है। समतावाद और विभेदक व्यवहार। समतावादी विचारधारा ये मानती है कि यदि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो भैया सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि उनके साथ असमानता हो जाएगी। क्यों? अगर मैं पूरी क्लास में सब बच्चों को फर्स्ट पोजीशन दे दूं या सभी बच्चों को फेल कर दूं, तो जो फेल कर दिया तो पढ़ने वालों के साथ नाइंसाफी है। सबको वहाँ पे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट कर दिया है, तो जो बेचारे फेल, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर उनके साथ नाइंसाफी है ना। हाँ, समतावाद और विभेदक व्यवहार। समतावादी विचारधारा ये मानती है कि यदि व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए जबकि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति असमान हो, तो वास्तविक असमानता को बनाए रखेगा। इसलिए समतावाद विभेदक व्यवहार का समर्थन करता है। ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता दी जाए, अवसरों और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी कम किया जा सके। जैसे आरक्षण जैसी कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन तक पहुंचाई जाए, और वो लोग भी जो है समाज के सभी लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। अब इसका निष्कर्ष क्या है? समतावाद समानता प्राप्त करने के लिए विभेदक व्यवहार का समर्थन करता है। यह विभेद असमानता को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब कहा जा सकता है कि समतावाद का लक्ष्य समान व्यवहार नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण समानता की स्थापना है। वो ये नहीं कह रहे कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो, सबके साथ समान बर्ताव करो, बल्कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिसके लायक है, ठीक है, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। न्यायपूर्ण समानता की स्थापना की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कल के पेपर में आपको देखने को मिलने ही वाला है 101%, वो है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो देखो भैया, जॉन रॉल्स जो है वो 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली और राजनीतिक दार्शनिक थे। बहुत सारे दार्शनिक रहे हैं उसमें से, तो जॉन रॉल्स का भी नाम जो है उसमें बहुत आता है। और उनकी एक प्रसिद्धि थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस।
न्याय का सिद्धांत 1971 में इन्होंने लिखी थी, और आधुनिक उदारवादी राजनीति दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है इसे। और कहा जाता है कि रॉल्स ने न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण माना और इसे न्याय के रूप में निष्पक्षता के रूप में भी परिभाषित किया है, जस्टिस एज फेयरनेस। अब इनकी जो अवधारणाएं हैं, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की अवधारणा, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है मूल स्थिति और अज्ञान के आवरण यानी कि अज्ञानता का आवरण के बारे में बात करता है। मूल स्थिति में व्यक्ति अपने सामाजिक वर्ग, लिंग, जाति, प्रतिभा, आर्थिक स्थिति से अनजान होते हैं, जिससे वे निष्पक्ष और तर्कसंगत सिद्धांतों का चयन करते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि भाई आपकी आंखों पे पट्टी है और आपके सामने अगर हमने एक मुजरिम खड़ा कर दिया कि इसको क्या सजा दी जाए, तो आप उसके जुर्म के हिसाब से उसको सजा देने की कोशिश करोगे। और जैसे ही आपकी आंखों की पट्टी खोली जाए और वहां पर आपका कोई प्रिय वन यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई होगा, तो शायद आप कोई भी सजा देने से पहले 10 बार सोचोगे। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता का आवरण है कि अगर जब तक आपको सामने वाले की स्थिति, सामने चीजें नहीं दिखाई देगी, तो आप अपने फैसले अपने तरीके से लोगे। ठीक है ना? अब न्याय के दो सिद्धांत हैं, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और असमानताओं का सिद्धांत। अब ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है आपका और जो इक्वल प्रिंसिपल है, दोनों में क्या अर्थ है देखो। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल स्वतंत्रताओं का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, मताधिकार मिले, धार्मिक स्वतंत्रता मिले। वहीं अगर असमानताओं का सिद्धांत अगर हम बात करें, तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी न्याय संगत है जब वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम लाभ और अवसर की समानता सुनिश्चित की जाए। जो संसार हमारे समाज के जितने भी सबसे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की जाए। ठीक है? जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स का सिद्धांत सामाजिक न्याय और समानता को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर स्थापित करने का प्रयास करता है। तो जो रॉल्स का सिद्धांत है वो क्या करता है कि जो सामाजिक न्याय है, समानता है, इनको लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर ही स्थापित करने का प्रयास करता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो सामाजिक समानता है उसको इक्वलिटी को मतलब बराबर बराबर कर दे। विशेष रूप से असमानताओं को सीमित करने और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा में ये सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली है। हाँ, और इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। रॉबर्ट नॉजिक ने इसे राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप का समर्थन करने वाला भी बताया है, यानी कि कुछ जो इसको अपोज करते हैं वो भी है। तो जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो आधुनिक राजनीतिक दर्शन में सामाजिक न्याय की सबसे ज्यादा सुसंगत और प्रभावशाली व्याख्याओं में से एक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिना पढ़े मत जाना। ठीक है? जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है, ठीक है, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, इंग्लिश मीडियम वाले जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, आप आराम से लिख लेना। सॉरी। हाँ जी। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार की अवधारणा तथा अधिकारों के प्रति प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा। तो देखो, अधिकार का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई मांग और जिसे समाज स्वीकृति देते उसे अधिकार कहते हैं। आपने कोई डिमांड की, आपने कोई भी अधिकार, आप सोचते हो कि ये मेरा अधिकार है, आपने बोला जी मुझे साइकिल साइकिल दिला दो, और अड़ोसी पड़ोसी कोई साथ ही नहीं दे रहा उसके अंदर, तो वो अधिकार नहीं है, वो एक मांग है जिसको समाज ने स्वीकृति नहीं दी। आप कह रहे हो कि मुझे पढ़ना है और आपकी एज है अभी, और फिर आपने पड़ोसी से बोला, तो उन्होंने आपका मान सम्मान बढ़ाया और आपके सपोर्ट में भी आए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो समाज स्वीकृति दे रहा है। तो जिस मांग में, यानी कि जो भी आप डिमांड रखते हो, जो भी आप मांग रखते हो, और उसमें समाज स्वीकृति दे दे, तो वो मांग क्या कहलाती है? अधिकार कहलाती है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं जरा यहाँ पर सबसे पहले कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना अधिकारों की मान्यता और संरक्षण पर आधारित है। अधिकतर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समान सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। अधिकार की अवधारणा समझते हैं पहले कि अधिकार से अभिप्राय उन मान्य और सुरक्षित दावों से है जिन्हें व्यक्ति समाज और राज्य के विरुद्ध कर सकता है। ये दावे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
अधिकार केवल व्यक्ति की इच्छा नहीं बल्कि सामाजिक मान्यता और कानूनी संरक्षण से जुड़े होते हैं। देखो मैंने क्या बोला था अभी कि अधिकार जो है ना वो केवल व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि आपके मन में जो आया कि भाई मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, वो अधिकार नहीं है आपका, बल्कि सामाजिक मान्यता मिलेगी, उसको कानूनी संरक्षण से जोड़ा जाएगा, तब जाकर आप वो काम करने के लायक कहलाओगे। ठीक है। अब लास्की ने क्या बोला है, अधिकार वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर सकता। अगर जब को आपको अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप जो है अपना विकास कर ही नहीं सकते। ठीक है। अधिकारों के सिद्धांत देखो, नेचुरल राइट्स थ्योरी कौन सी है? यह सिद्धांत मानता है कि अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, राज्य से पूर्व अस्तित्व में आते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना गया है। अब जितने भी हमारे अधिकार हैं उसमें से स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सारे अधिकारों को क्या बोला गया? प्राकृतिक अधिकार बोला गया है। और हालांकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसका जो है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, विधिक सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वही है जिसे राज्य कानून द्वारा मान्यता देता है। बिना कानूनी स्वीकृति के कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं हो सकता। देखो उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी कि अधिकार सिर्फ वही है जिसको समाज में कानून ने मान्यता दे दी, अन्यथा वो अधिकार अधिकार नहीं कहलाएगा। ऐतिहासिक सिद्धांत, यह सिद्धांत मानता है कि अधिकार इतिहास और परंपराओं के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होते हैं। अधिकार ना तो प्राकृतिक होते और ना ही राज्य द्वारा निर्मित, बल्कि सामाजिक विकास का परिणाम माने जाते हैं। फिर आपका समाजवादी सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत, तो इस तरीके से आपका फिर निष्कर्ष अब फिर ये हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का है। तो इस वीडियो में ही हम लोग सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे ताकि आपको कोई इशू ना हो बार बार वीडियो से इधर उधर करने में। अब एक क्वेश्चन आता है आपका इसके अंदर, सांस्कृतिक सापेक्षवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखो भैया, सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है। यह मानती है कि किसी समाज की संस्कृति, मूल्य, परंपराएं या कोई भी ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ, उसको सामाजिक रूप से ही समझा जाना चाहिए। किसी भी संस्कृति को दूसरी संस्कृति के मानकों के आधार पर श्रेष्ठ या हीन नहीं ठहराया जा सकता कि भाई हमारा धर्म ज्यादा अच्छा है, हमारी संस्कृति ज्यादा अच्छी है, बल्कि सबको एक जैसा माना जाएगा। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान होगी, मूल्य, जीवन पद्धति होती है, और किसी भी समाज के रीति रिवाज, नैतिक नियम, व्यवहार उसी समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं और उन्हें बाहरी या सार्वभौमिक मानकों से नहीं आंका जाना चाहिए। अब जो एक्चुअल चीज जहाँ से आई है उसको हम वैसे तो देखेंगे ना, कुछ कुछ जैसे हम देखते हैं ना कि भाई किसी की शादी के नियम अलग है, किसी के में किसी तरीके से होता है, किसी में किसी तरीके से होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद विविध संस्कृतियों की समानता और सम्मान पर आधारित है। ये जातीय श्रेष्ठता का विरोध करता है कि किसी भी जाति को ऊंचा रखना, उस चीज को ये नहीं मानते हैं। इनका महत्व है कि आपस में समझ को बढ़ावा देते हैं, समुदायों के बीच में संवाद, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहित करते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहें। ठीक है। आलोचना है, तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये मानव अधिकारों जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है इसकी आलोचना इसलिए करते हैं, कहते हैं कि जो मानव अधिकार है ना, और इसमें सार्वभौमिक मूल्यों को कमजोर कर देगा ये, यानी कि सब अपने अपने धर्म को, अपने अपनी जाति को मानने लगते हैं, तो इस वजह से। निष्कर्ष है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद सांस्कृतिक विविधता के सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और इसे मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों के साथ संतुलन में अपनाना आवश्यक है ताकि हमारे समाज में न्याय, मानव गरिमा की रक्षा की जा सके। तो अब मेरे हिसाब से अब आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो उदार लोकतंत्र के विकास के विभिन्न चरण बताए गए। देखो उदार लोकतंत्र आधुनिक राजनीति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रूप है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून शासन और प्रतिनिधि शासन और मौलिक अधिकारों को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इसका विकास एक ही चरण में नहीं हुआ बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम रूप में भी हुआ है।
अब इसमें पॉइंट देखते हैं उदारवाद की दार्शनिक आधारशिला। उदार लोकतंत्र का प्रथम चरण उदारवाद के दार्शनिक विकास से जुड़ा है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक और मोंतेस्क्यू और रूसो जैसे जितने भी विचारक रहे हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, सामाजिक अनुबंध और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट है संवैधानिक शासन और सीमित लोकतंत्र। देखो, दूसरे चरण में उदार लोकतंत्र का विकास संवैधानिक शासन के रूप में हुआ। मताधिकार सीमित था और राजनीतिक अधिकार संपत्तिधारी वर्ग तक सीमित थे। इस चरण में कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। तो ये आपका संवैधानिक शासन और सीमित लोकतंत्र। इसी तरीके से हमारा थर्ड जनतांत्रिक विस्तार का चरण। देखो, 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ और इस चरण में सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि महिला पुरुष कोई भी हो जो एक निश्चित आयु प्राप्त कर ले, उसके बाद में उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है, जिसको हम सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से भी जानते हैं। कल्याणकारी उदार लोकतंत्र और समकालीन उदार लोकतंत्र। अब देखो, 20वीं शताब्दी के मध्य में उदार लोकतंत्र ने कल्याणकारी स्वरूप ग्रहण किया। राज्य की भूमिका केवल राज्य और व्यवस्था तक सीमित थी, ठीक है, और वो वहां तक सीमित ना रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक, ये सारी चीजों तक फैल गई और ये चरण सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मान्यता से जुड़ा हुआ है। फिर आता है आपका समकालीन उदार लोकतंत्र। आधुनिक चरण में उदार लोकतंत्र वैश्वीकरण, मानवाधिकार और बहुसंस्कृतिवाद से प्रभावित है। इसके हमने टॉपिक ऊपर पढ़े थे ना, वही सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। आ जाओ, इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हमारी वीडियो खत्म। और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। सहभागी लोकतंत्र क्या है? ठीक है। तो सहभागी लोकतंत्र वह रूप है जिसमें नागरिक केवल प्रतिनिधि चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीति निर्णय हो, राजनीति निर्माण हो, इन सभी प्रक्रियाओं के अंदर लोकतंत्र को औपचारिक प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर वास्तविक जन सशक्तिकरण का माध्यम बनाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सक्रिय नागरिक भागीदारी। सभी नागरिक अपने स्तर पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और कानून और प्रशासन में शामिल होते हैं। निर्णय लेने में सहयोग। निर्णयों में जनता की राय, सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये चीज पहले पूछी जानी चाहिए कि जनता क्या चाहती है। प्रशासन और सरकार के कार्य जो होंगे ना, वो ट्रांसपेरेंसी वाले होंगे, यानी कि पारदर्शी, ताकि जनता सीधे निगरानी कर सके। पर भैया पॉसिबल है ही नहीं हमारे भारत में कि हम नेताओं की निगरानी कर सके। उसका महत्व और उसकी आलोचना और उसके बाद में उसका निष्कर्ष। तो इस तरीके से हमारे जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए मैंने। 2 क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग की 2 वीडियो में बताए हैं और उसके बाद में आज की वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चंस थे मैंने वो भी इसमें बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।